कराची का एक इलाका लियारी। 2013 की एक सुबह लियारी की गलियों में कुछ ऐसा हुआ जो पाकिस्तान के इतिहास में दर्ज हो गया। अरशद पप्पू, जिसका नाम सुनकर कभी पूरा लियारी थरथर कांपा करता था, उसे किडनैप कर लिया गया, उसके भाई यासिर अराफात को भी। जो हुआ उसके बाद वो वीडियो आज भी पाकिस्तान में बंद है। जो लोगों ने देखा वो भूल नहीं सके। ये बदला था 10 साल पुराना बदला, और यह बदला लेने वाला था उजैर जान बलोच, जिसको धुरंधर मूवी में आपने देखा है, जिसने कभी एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नाजिम बनने का सपना देखा था, यानी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होते हुए वह पॉलिटिशियन बनना चाहता था। आज हम उस सफर की बात करेंगे कि इंसान से मॉन्स्टर बनने की कहानी, लेकिन साथ ही उस सिस्टम की भी जिसने इस मॉन्स्टर को बनाया, और साथ ही धुरंधर फिल्म की भी, जो एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, उसने इसके बारे में क्या दिखाया है। लियारी कराची का सबसे पुराना मोहल्ला, बलोच, मकरानी, सिंधी सबकी मिलीजुली आबादी। यहीं से पाकिस्तान के सबसे बड़े मुक्केबाज निकले हुसैन शाह, जिन्होंने 1988 सियोल ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता। वही लियारी जो बाद में खून से लाल हो गई। लियारी में जुर्म की जड़ें 1964 तक जाती हैं, जब रहमान डकैत के पिता दाद मोहम्मद उर्फ दादल और उनके भाई शेरू ने हाशिश की सप्लाई शुरू की। उन्होंने वहां पर तस्करी शुरू की। उस वक्त काला नाग नाम का एक बड़ा डॉन था। काला नाग पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। उसके बाद हाजी लाल मोहम्मद उर्फ हाजी लालू और इकबाल डकैत, जिसे बाबू डकैत भी कहते हैं, इस इलाके पर काबिज हो गए। हाजी लालू के बेटे का नाम था अरशद पप्पू। यही नाम हमारी कहानी का सबसे बड़ा विलेन बनने वाला है। 11 जनवरी 1970 लियारी के सिंगू लेन में एक बच्चे का जन्म हुआ, उजैर जान बलोच। पिता थे फैज मोहम्मद, जिन्हें इलाके में प्यार से मामा फैजू कहते थे। ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले एक ट्रांसपोर्टर। काम था पोर्ट से माल उठाकर देश के कोने कोने तक पहुंचाना। परिवार का ईरान से गहरा नाता था। उजैर के कुछ रिश्तेदार आज भी ईरान में रहते हैं और डुअल पाकिस्तानी ईरानियन सिटीजनशिप रखते हैं। उजैर बड़ा होता गया, पिता के काम में हाथ बटाया, लेकिन उसके दिल में एक सपना था, राजनीति का सपना। 2001 का साल, पाकिस्तान में लोकल बॉडी इलेक्शन हुए। उजैर ने बतौर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लियारी में मेयरशिप के लिए चुनाव लड़ा, लेकिन वह हार गया। पीपीपी के हबीब हसन ने उसे हराया। यह फैक्ट बहुत जरूरी है क्योंकि उजैर ने अपनी शुरुआत गोली से नहीं, बैलेट से की थी। वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में बिलीव करता था, लेकिन 2003 में एक ऐसी रात आई जिसने सब कुछ बदल दिया। जनवरी 2003। अरशद पप्पू उस वक्त लियारी का सबसे खूंखार नाम था। हर बड़े ट्रांसपोर्टर, हर बड़े कारोबारी से रंगदारी जो नहीं देता वो मिट जाता। मामा फैजू ने रंगदारी देने से इनकार कर दिया। एक रात पप्पू के लोगों ने फैजू को किडनैप कर लिया। फिरौती की मांग आई। उजैर ने पहले हर दरवाजा खटखटाया। पुलिस, प्रशासन, नेता, कहीं से कोई मदद नहीं मिली। एक रिपोर्ट के मुताबिक पप्पू ने भी कभी फैजू को मारने का इरादा नहीं किया था, लेकिन एक झड़प में उसने फैजू की टांग में गोली मार दी और उसे सड़क पर छोड़ दिया, और उसे खून बहते हुए सड़क पर वहीं कहीं छोड़कर भाग गए। खून ज्यादा बहने की वजह से मामा फैजू वहीं तड़प कर मर गया। उजैर ने कोर्ट का रास्ता अपनाया। केस दर्ज हुआ, लेकिन लालू गैंग की धमकियां आने लगी। यहां एक और बात समझनी जरूरी है। अरशद पप्पू वैसे भी उजैर के चचेरे भाई रहमान डकैत का दुश्मन था। दोनों के बीच जमीन और ड्रग्स को लेकर पुरानी दुश्मनी थी। रहमान डकैत ने उजैर को इनवाइट किया, गैंग ज्वाइन करो। उजैर ने पहले मना किया, लेकिन जब न्याय नहीं मिला और जब धमकियां नहीं रुकी तो उसने हां कर दी। मरता क्या ना करता। 2003 का यही वो मोमेंट था जब उजैर बलोच एक इंसान से कुछ और बनने वाला था। रहमान डकैत, पूरा नाम सरदार अब्दुल रहमान बलोच, 1980 में लियारी में पैदा हुआ। वह हाजी लालू के साथ काम करता था, लेकिन बाद में उसे अलग हो गया। बाबू डकैत के खिलाफ लालू ने रहमान को ट्रेन किया था। वो एक हत्यारे से एक डॉन बन गया था। 2003 में उजैर ने गैंग ज्वाइन किया। उसी साल एसपी चौधरी असलम खान ने उजैर को गिरफ्तार किया, लेकिन पॉलिटिशियन से कनेक्शंस होने की वजह से वो बेल पर छूट गया। रहमान डकैत के पास था हथियार, लड़ाके, सड़क की ताकत। उजैर के पास था एडमिनिस्ट्रेटिव अंडरस्टैंडिंग, पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स। वो पैसे मैनेज करने में बहुत तेज दिमाग रखता था। दोनों ने मिलकर एक ऐसा नेटवर्क खड़ा किया जिसे लियारी की हर चीज, ट्रांसपोर्ट, ड्रग्स, गैम्बलिंग पर अपना सिकंजा कस दिया। उजैर ने लियारी में न एक पैरेलल गवर्नमेंट बना दी, बल्कि एक पैरेलल जस्टिस सिस्टम भी बना दिया। लोग अपने झगड़े पुलिस के पास नहीं, अदालत के पास नहीं, उजैर के पास लेकर जाते और फैसले फौरन हो जाते। इसी दौरान रहमान पीपीपी का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र बन गया था। पीपीपी को लियारी का वोट चाहिए था और रहमान डिलीवर कर रहा था। 2008 एक बड़ा मूव हुआ। पीपल अमन कमेटी यानी पीएसी की स्थापना। यह पीपी के जुल्फिकार मिर्जा और तत्कालीन प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी की योजना थी।
रहमान डकैत को इसका हेड बनाया गया। मकसद था लियारी में दूसरी पार्टीज को घुसने से रोकना। बदले में रहमान को फ्री हैंड दिया गया। पीएसी एक सिविल ऑर्गेनाइजेशन की आड़ में था, लेकिन असल में यह संगठित अपराध को स्टेट स्पॉन्सर्ड कवर था। उजैर उसके पीछे का दिमाग था। 9 अगस्त 2009 रहमान डकैत पीपी के लिए बहुत बड़ा हो गया था और अनकंट्रोलेबल हो गया था। 2009 तक पीपीपी और रहमान के रिश्ते खट्टे होने लगे थे। 9 अगस्त 2009 एसपी चौधरी असलम खान, वही ऑफिसर जिसने 90s में एंटी क्राइम ऑपरेशन में सर्वाइव किया था, उसकी पुलिस टीम ने रहमान को इंटरसेप्ट किया। देर रात एक शूटआउट हुआ। रहमान और उसके साथी अकील बलोच, औरंगजेब बाबा, नाजिर बाला सब घायल हुए। हॉस्पिटल जाते जाते सबकी मौत हो गई। लियारी में हजारों लोग रहमान डकैत के जनाजे में निकले। उसे रॉबिन हुड की तरह देखते थे, जो अपराध से पैसा कमाया गरीबों में बांटा करता था, लेकिन पावर वैक्यूम आ गया था। 2 नाम सामने आए, बाबा लाडला और उजैर बलोच। बाबा लाडला के पास बाहुबल था, लेकिन उजैर के पास था पॉलिटिकल कनेक्शंस और दिमाग। उजैर ने पीपीपी लीडर्स को कन्विंस किया कि वो सिचुएशन हैंडल कर सकता है। उसे सपोर्ट मिला, पीएसी की लीडरशिप उसे मिल गई। उजार लियारी का नया बादशाह बन गया। जुल्फिकार मिर्जा ने उसे खुलेआम भाई कहकर संबोधित किया। पीपीपी के बड़े नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें आई। पुलिस एसएचओज की पोस्टिंग तक उसके इशारे पर होने लगी। अब उसके सामने एक ही काम बचा था, बदला। 2009 से 2012 तक उजैर का साम्राज्य पूरे कराची में फैल गया। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक उसने इस दौरान कम से कम 198 लोगों की हत्या की। फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी से हर महीने 20 लाख रुपए की वसूली। हॉकेज बे, मवाच, गोत की जमीनें हड़पी गई। दुबई में घर, मस्कट में प्रॉपर्टी, पूरा साम्राज्य खड़ा कर लिया। 2012 में पीपी और उजैर के रिश्ते खट्टे होने लगे, टूटने लगे। उजैर ने पीपी की काउंसलर मलिक मोहम्मद खान को गोली मार दी। इंटीरियर मिनिस्टर रहमान मलिक ने ऑपरेशन लॉन्च किया। उजैर पर रेड वारंट्स जारी हुए। 2 मिलियन का हेड मनी। उजैर ने पाकिस्तान छोड़ दिया, पहले ईरान फिर दुबई। लेकिन उससे पहले मार्च 2013 उसने अपना सबसे बड़ा और सबसे जरूरी काम किया। अरशद पब्बूर उसके भाई यासिर अराफात को किडनैप किया, एक तीसरे साथी शेरा पठान को भी। उजैर के कन्फेशन स्टेटमेंट के अनुसार उन्हें एडम टी गोडाउन ले जाया गया। वहां 25 से ज्यादा लोग थे और वहां जो हुआ वो पाकिस्तान की क्रिमिनल हिस्ट्री का सबसे ब्रूटल एपिसोड था। उन लोगों को मारा गया। मारने के बाद बॉडीज की परेड कराई गई, गधा गाड़ी में बिठा के घुमाया गया और फिर उसी गाड़ी पर उन्हें जला गया और राख को गटर में डाल दिया गया। उजैर ने फ्राइडे टाइम्स को कहा, इट्स कर्मा, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। पिता की मौत का बदला 10 साल बाद पूरा हो गया था। 29 दिसंबर 2014 दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंटरपोल ने उजैर बलोच को गिरफ्तार किया। 30 जनवरी 2016 सिंध रेंजर्स ने ऑफिशियली उसे कस्टडी में लिया। फिर जो खुलासे हुए उन्होंने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। 24 अप्रैल 2016 एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने उजैर ने कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया। उसने कबूल किया कि 2003 में रहमान डकैत का गैंग ज्वाइन करने के बाद वो धीरे धीरे पीपीपी के संरक्षण में पला बढ़ा। जुल्फिकार मिर्जा, कादिर पटेल, सेनेटर यूसुफ बलोच, इनकी मदद से पुलिस एसएचओज की पोस्टिंग होती थी। फरियाल तालपुर को हर महीने करोड़ों रुपए भेजे जाते थे, उजैर के बयान के मुताबिक। लेकिन सबसे बड़ा बम अभी भी गिरना बाकी था। 2006 में जब लियारी गैंग के खिलाफ ऑपरेशन हुआ, उजैर ईरान भाग गया। वहां उसने ईरानियन पासपोर्ट और नेशनल आइडेंटिटी कार्ड बनवा लिया। ईरान में एक शख्स से मुलाकात हुई, हाजी नासिर, जो ईरानियन इंटेलिजेंस एजेंसी का एजेंट था। उजैर ने ईरानियन इंटेलिजेंस को पाकिस्तान की आर्मी, इंस्टॉलेशन और ऑफिशियल्स की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दी थी। इसके बदले में उसे वहां पर शरण मिली थी। 2020 में मिलिट्री कोर्ट ने उसे देशद्रोही माना, 12 साल की सजा दी गई। अरब न्यूज और मिडल ईस्ट आई की रिपोर्ट के अनुसार IRGC ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की यह रणनीति थी, क्रिमिनल गैंग्स के लीडर्स को रिक्रूट करना। उजैर बलोच गैंगस्टर्स, पीपी का ब्रह्मास्त्र और ईरानियन स्पाई। अब धुरंधर में क्या दिखाया गया आप समझ गए होंगे। पब्लिक डोमेन में है सारी इंफॉर्मेशंस। 2013 के कराची ऑपरेशन के बाद धीरे धीरे लियारी बदला। 2017 में बाबा लाडला रेंजर्स के ऑपरेशन में मारा गया। 2018 में गफ्फार जिक्री भी पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। वो लियारी जो कभी नो गो एरिया था, 2017 तक काफी हद तक नॉर्मल हो गया। लेकिन कीमत क्या चुकाई? 1500 से ज्यादा लोग मारे गए, हजारों फैमिलीज डिस्प्लेस्ड हुई, लोग अपने घर बार छोड़कर भाग गए। एक पूरी जनरेशन ने बचपन में सिर्फ गोली की आवाज सुनी, दंगे देखे, आसपास में खून खराबा देखा। 7 अप्रैल 2020 मिलिट्री कोर्ट ने उजैर को 12 साल की सजा सुनाई, जो आज भी कराची की सेंट्रल जेल में बंद है। उस पर अभी भी 40 से ज्यादा केसेस पेंडिंग है, नार्को ट्रैफिकिंग से लेकर प्रीमेडिटेटेड मर्डर तक। एक सवाल जो कभी प्रॉपरली आंसर नहीं हुआ, जुल्फिकार मिर्जा, जिन्होंने खुलेआम उजैर को भाई कहा था, उन्हें कभी कोई सजा क्यों नहीं हुई?
यही पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का सबसे गंदा और सबसे कड़वा सच है। पीपी के कितने नेता इस खेल में शामिल थे, यह आज भी पूरी तरह से क्लियर नहीं है। उज़ैर बलोच की कहानी सिर्फ एक क्रिमिनल की कहानी नहीं है, यह उस सिस्टम की कहानी है जिसने उसे बनाया। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस अपने मतलब के लिए एक साधारण से इंसान को डॉन बना देते हैं, और जब न्याय नहीं मिलता तो लोग अपना न्याय खुद बनने की कोशिश करते हैं। जब स्टेट फेल होती है तो वैक्यूम को कोई ना कोई तो भरता है। लियारी में आज भी लोग उज़ैर और रहमान डकैत के पोस्टर्स लगाते हैं, उन्हें हीरोज मानते हैं। यही सबसे बड़ा सवाल है। अगर सिस्टम ने मामा फैजू को जस्टिस दिया होता या उन्हें संरक्षण दिया होता तो 2003 में तो क्या उज़ैर बलोच कभी नहीं बनता। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि आदित्य धर ने कितनी बड़ी प्रोपेगेंडा फिल्म बनाई है। इतना सच कोई बताता है क्या जितना उन्होंने बता दिया। जिन लोगों को फैंटेसी, रॉ, ISI के लव एंगल्स देखने की आदत हो, उन्हें ये फिल्म बिल्कुल प्रोपेगेंडा लगेगी। अब आप ये बताइए कि ऐसी प्रोपेगेंडा फिल्में बननी चाहिए या नहीं। जय हिंद, जय भारत।